जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 12th बायोलॉजी की सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 1 से 13 चैप्टर तक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को कराएंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर से पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से जो पहला क्वेश्चन है कि लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है और इसका क्या महत्व है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पराग कोश की लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है और यह लघु बीजाणु या पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। जो टेपिटम होती है लघु बीजाणु या कहें चाहे पराग कणों को कहें तो ये पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है जो बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको भी अच्छी ढंग से देखिएगा कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। प्रायः एक बीज में जो होता क्या है, प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है, परंतु होता क्या है कभी कभी एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। तो यह घटना जो होती है बहुभ्रूणता कहलाती है। तो ये बहुभ्रूणता ये तो हो गया पेड़ पौधों की जो बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। तो जैसे आप जुड़वा बच्चे जो होते हैं तो जो होना क्या चाहिए एक ही बच्चे को पैदा, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जो होता है क्या है जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो वही जो घटना होती है बहुभ्रूणता होती है। तो ये घटना होती है बहुभ्रूणता। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है परपरागण किसे कहते हैं और इसके लाभ व हानियां बताइए। तो परपरागण होता क्या है। तो परपरागण यानी कि दूसरे पर होने वाला परागण। तो जब एक पुष्प के परागकण लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न उसी जाति के अन्य पादप के उपवर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से जो पहुंचते हैं तो यह घटना जो होती है परपरागण कहलाती है। तो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा, मधुमक्खी द्वारा, ये जो होते हैं ये इन्हीं के माध्यम से होता है परपरागण। अब परपरागण के लाभ, तो लाभ क्या हो सकते हैं कि परपरागण के लाभ भी हो सकते हैं और इसकी हानियां। तो पहले देखते हैं लाभ। तो लाभ में क्या है सबसे पहले, तो लाभ में कि देखिए परपरागण के फलस्वरूप आनुवंशिक पुनर्योजन होता है जिसके कारण संतति में लाभदायक लक्षण विकसित होते हैं और परपरागण के फलस्वरूप बने बीजों की संख्या भी अधिक होती है। जो भी संतति उत्पन्न होगी वो स्वस्थ होगी, मस्त होगी और परपरागण से नई जातियां उत्पन्न होती हैं। परपरागण से और क्या हो सकता है, नई जातियां उत्पन्न होती हैं। और इसके अब देखिए हानियां क्या है। परपरागण की हानियां भी हैं। तो इसमें जो है परागकण जो है अधिक संख्या में व्यर्थ होते हैं, खर्च होते हैं, चाहे लिखे या व्यर्थ होते हैं, खर्च होते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। खर्च कैसे होते हैं, अब माध्यम से जब जाते हैं ये एक पुष्प से जब दूसरे पुष्प तक जब जाएंगे परागकण तो इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन्हें जब बीच में है रास्ते में परागकण जो है इधर उधर जो है हवा में जो है परागकण नष्ट हो जाते हैं। और जो होता है और अगला पॉइंट है परपरागण के लिए जो होता क्या है माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बिना माध्यम के जो है परपरागण हो भी नहीं सकता है। तो ये हो गया परपरागण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है। तो महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है। निषेचन की प्रक्रिया फालोपियन नलिका में होती है और निषेचन कला अन्य शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने नहीं देती है। तो ये महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है। तो महिलाओं में निषेचन जो होता है निषेचन की प्रक्रिया फालोपियन नलिका में होती है और निषेचन कला अन्य शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देती है। अगला क्वेश्चन है अंडाशय के दो कार्य। वहां पर जो वृषण के दो कार्य और यहाँ पर है अंडाशय के दो कार्य। तो उसमें क्या था टेस्टोस्टेरोन स्राव हो रहा था और यहाँ पर है
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होगा और अंडाणु का निर्माण होगा। वहां पर शुक्राणु का निर्माण हो रहा था और यहाँ पर अंडाणु का निर्माण हो रहा है। अंडाशय के 2 कार्य हो गए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अगला जो चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, तीसरा चैप्टर है। इसके जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देखिए। परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या है? तो पुरुष की नसबंदी करवा दीजिए और महिला की नसबंदी। तो पुरुष की नसबंदी में वैसेक्टोमी और एवं महिला की जो नसबंदी में ट्यूबेक्टोमी। तो ये है जो महिला की नसबंदी करवा दी जाए और पुरुष की नसबंदी। तो ये स्थायी विधियां हैं। और अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्वपात्र निषेचन क्या है? तो स्वपात्र निषेचन क्या है? तो मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं के कृत्रिम निषेचन की तकनीकी स्वपात्र निषेचन कहलाती है या कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जो फुल नाम पूछेगा। इसी तरह से आपको जो है दे देगा कि इनके नाम बताइए। तो इसमें आप लोगों को जिफ्ट और एमटीपी का पूरा नाम लिखना है। तो जिफ्ट का क्या नाम होता है? जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर, और ये होता है ट्रांसफर। और एमटीपी का जो होता है, एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये होता है एमटीपी का फुल नेम। और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है? ये लॉन्ग में आप लोगों के लिए जो ये क्वेश्चन जो आएगा ये लॉन्ग में आएगा। तो आप लॉन्ग में जो है आप इसको लिख सकते हैं कि लॉन्ग में आप इसको किस तरह लिखेंगे। तो लॉन्ग में आप लोग इसको जो है निबंध आपको पता होगा कि जनसंख्या विस्फोट में जो है निबंध आप लोग तो जानते होंगे कि किस तरह जो है निबंध लिखते हैं। तो बस वो उसी प्रकार से है जनसंख्या विस्फोट में। तो इस तरह आप इसको लिखेंगे। जो जनसंख्या विस्फोट से जो है 5 नंबर में लॉन्ग का आंसर जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, चौथे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जो चौथे चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वंशागति और विविधता, इस चैप्टर से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखिए। तो जो पहला क्वेश्चन है आनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक का जनक कहा जाता है। तो आप इसको देखिए, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। तो अब अगला जो दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि जीन की परिभाषा दीजिए और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो जीन या कारक, जीन को जीन या पूछे या कारक। तो जीन या कारक गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी आनुवांशिकी गुण को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। और यह वंशागति की इकाई जीन शब्द का प्रतिपादन जो है सबसे पहले किसने किया था? जॉनसन, ये याद रखिएगा। तो जॉनसन ने है जो जीन शब्द का पहले उपयोग किया था। तो ये जीन हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया? तो मेंडल ने अपने जो है प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया? तो ये जो है लक्षणों के नाम बताइए। तो इसमें जो है किन्हीं 2 लक्षणों के नाम बताइए। तो इसमें सिर्फ आपसे 2 लक्षणों के नाम पूछ रहा है। तो 2 लक्षणों के, तो मेंडल ने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया। और जो है पहला बीज का रंग, इसमें 2 ही पूछा था, हम इसमें 4 बता रहे हैं। तो बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। तो आप इसमें से 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी लिखना चाहें आप 2 इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही तथा सर्वदाता रुधिर कौन से हैं, इनके नाम लिखिए। तो सर्वग्राही यानी कि सब जो है सब ग्रहण कर सकता है। तो सर्वग्रहण जो कौन कर सकता है? AB, जिसका AB ब्लड ग्रुप है। तो सबका है जो चाहे जो भी ग्रुप का है वो जो है ये खून यानी जो रुधिर है रक्त, ये सर्वग्राही AB जो है सभी का खून ले सकता है। और किसी का जो है O ब्लड ग्रुप है तो सर्वदाता, तो ये सर्वदाता होता है यानी कि ये सभी को दे सकता है, चाहे जिस ब्लड ग्रुप का हो ये सभी को दे सकता है। तो अगला क्वेश्चन है वंशागत का क्रोमोसोमवाद किसने दिया? सटन और वेवेरी ने दिया। जो कब दिया? सन 1902 में। तो ये आप इसको अच्छी ढंग से देख लीजिएगा, इसको तो आप याद रखिएगा। सटन और वेवेरी ने जो है क्रोमोसोमवाद दिया था कि वंशागत का क्रोमोसोमवाद दिया था।
और ये कब दिया था? 1902 में। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहते हैं और इसे किसने खोजा था? तो डाउन सिंड्रोम को खोजा किसने था और इसको देखिए। तो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैंगडॉन डाउन ने खोजा था, इसीलिए जो उनका नाम क्या था? लैंगडॉन डाउन। तो इसी कारण से है जो है डाउन का नाम जो है डाउन सिंड्रोम पड़ गया। तो 1886 में खोजा था। यह रोग जो है 21वीं जोड़ी जो है ऑटोसोम गुणसूत्र की जो है एक अधिक प्रति के कारण होता है, जो त्रिगुणता कहलाती है। और इस प्रकार इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का जो है चेहरा मंगोलियों की भांति जो है माथा चौड़ा, गर्दन एवं अंगुलियां छोटी और फूली हुई जो है, और कद छोटा, मंदबुद्धि, विमंदित और खुरदरी त्वचा आदि जो लक्षण सामान्यतः पाए जाते हैं। इस कारण जो है इसे मंगोलियन जड़ता कहा जाता है। तो डाउन सिंड्रोम आप समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला जो चैप्टर है लेसन 5, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला जो क्वेश्चन है वंशागत का आणविक आधार से। तो जो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीन की क्रियाशील इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन की क्रियाशील इकाई को सेस्ट्रॉन कहते हैं। तो जीन की क्रियाशील इकाई को क्या कहते हैं? सेस्ट्रॉन कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में केवल राइबोस शर्करा पाई जाती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये तो आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूछेगा कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और जो आरएनए में केवल राइबोस शर्करा पाई जाती है। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में रूपांतरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और क्या निष्कर्ष निकाला? तो ग्रिफिथ ने जो है, याद रखिएगा, ग्रिफिथ ने सर्वप्रथम जो है निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण का प्रयोग कर बताया कि आनुवंशिक पदार्थ के कारण जो है रूपांतरण होता है, तथा एवेरी मैग्लियार्ड एवं मैककार्टी ने जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग द्वारा जो है सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसी ने जो है सिद्ध किया, जो क्या निष्कर्ष निकाला कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की फिंगरप्रिंट टिप्पणी लिखिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टिप्पणी क्या है, या पूछ सकता है कि टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी वाले भी जो क्वेश्चन है सारे इसमें हम करा रहे हैं। क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टिप्पणी है क्या? तो इसमें क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या आनुवंशिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। और इसमें जो व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जा सकती है। और इसे सर्वप्रथम 1984 में एलेक जेफरी ने बताया कि डीएनए का 99% जो भाग होता है वो सभी प्राणियों में समान होता है, परंतु जो है 0.1% भाग जो है सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होता है। परंतु एक युग्मनज यानी जुड़वा बच्चों का जो डीएनए होता है पूर्ण रूप से समान होता है। तो ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लेसन 6 से विकास चैप्टर से। तो बिग बैंग परिकल्पना क्या है? तो बिग बैंग का परिकल्पना जो क्या है इसमें, तो इस परिकल्पना के अनुसार इलियम नामक आदि पदार्थ अतिसम कॉस्मिक धूल के बादल में पदार्थ तथा प्रतिपदार्थ का जो मध्य टकराव जो होता है भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके टकराव से जो है भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और इसी पर यह परिकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने हेतु दी गई है। जो यह परिकल्पना कौन सी है? तो यह परिकल्पना जो केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने हेतु दी गई है। तो इसको स्क्रीनशॉट करना चाहे कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, अवशेषी अंक की परिभाषा दीजिए और इसका एक उदाहरण दीजिए। इसमें दो उदाहरण दिए हुए, पूछा केवल है एक ही, तो इसमें आप जो भी लिखना चाहे लिख दीजिए। तो अवशेषी अंक क्या है? जो
जो काम ना आए अंग उसी को अवशेषीय अंग कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। बहुत सारे जो अंग हैं वो बेफालतू में लटकाए हुए हैं, लेकिन जो है काम नहीं आते, बेफालतू में है, तो उन्हीं को है अवशेषीय अंग कहते हैं। तो जीवधारियों के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो है जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषीय अंग हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, अवशेषीय अंग कहलाते हैं। जो उदाहरण के तौर पर अकलदाढ़ शरीर के बाद इनकी कौन जरूरत है, अकलदाढ़ की कौन जरूरत, दाढ़ जो ही होता है जो अवशेषीय अंग। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी का नाम लिखिए। तो पेरिपेटस एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी है। तो अगला क्वेश्चन है क्रो-मैग्नॉन मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मानव का उद्भव प्लेस्टोसीन युग में हुआ। आधुनिक मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, दो बार है होमोसेपियंस 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 सेपियंस तथा क्रो-मैग्नॉन मानव जंतु का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस फॉसिलिस है। तो आप इसको देखिए बस। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट इसमें लिखा है लैमार्क या उपार्जित लक्षणों के जो है लक्षणों की वंशागत के सिद्धांत तो स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इनके सिद्धांत क्या है देखिए। तो लैमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव है अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित करता है और यही उपार्जित लक्षण उसकी संतान में पहुंच जाते हैं तथा धीरे धीरे नई जातियां उत्पन्न हो जाती हैं, नई जातियां बन जाती हैं। कोई भी अंग जिसका लगातार प्रयोग होता है तो वह धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है और तथा जिस अंग का प्रयोग नहीं होता है वह विलुप्त यानी कि गायब हो जाता है। तो ये लैमार्क का कहना है। और जो है इसने उदाहरण क्या दिया, तो उदाहरण के तौर पर इसने सांप के पैरों का नष्ट होना, जिराफ की गर्दन जो है लंबी होना, आगस्ट बीजमान ने जनन द्रव्य में परिवर्तन की परिकल्पना देखकर जो है लैमार्क की आलोचना की। अगला क्वेश्चन जो है 7वें चैप्टर से मानव स्वास्थ्य और रोग से है कि मनुष्य में विषाणु जनित के जो कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। तो इसमें जो है एड्स हो गया, कोरोना हो गया, डेंगू आदि। तो इसमें आप 2-3 लिख दीजिए। आपके जो है इस तरह के जो है 1 नंबर में पूछा जाता है। इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका जो है 1 नंबर में आपसे इस तरह जो है क्वेश्चन पूछेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है ओपियाइड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो इसमें टिप्पणी जो है 3 नंबर की पूछी जाती है। तो ओपियाइड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ऐसे जो ड्रग्स हैं जो हमारे केंद्रीय जो है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को जो है जठरांत पथ में जो मौजूद विशिष्ट ओपियाइड से बन जाते हैं। आमतौर पर ओपियाइड्स का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। ओपियाइड्स के अंतर्गत अफीम और इसके व्युत्पन्न जो है हेरोइन इसमें आदि आते हैं। हेरोइन यानी हीरोइन न लिख दीजिएगा, ये हेरोइन एक नशीली पदार्थ है। तो हेरोइन इसमें एक आदि जो आते हैं ओपियाइड्स के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है जो प्रोटोजोवा द्वारा उत्पन्न होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए, मलेरिया और अमीबिया पेचिस। तो इसमें आप लोगों को नीचे नहीं दिख रहा है क्योंकि जो 2 रोग के नाम है जो प्रोटोजोवा द्वारा उत्पन्न होते हैं, मलेरिया और अमीबिया पेचिस। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला चैप्टर है लेसन 8। तो इसमें मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव यानी कि जो बहुत ही छोटे जीव होते हैं वो मानव के कल्याण में कैसे उपयोग होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है जो दूध से जो दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो आप इसको याद करिए। तो ये लैक्टोबैसिलस याद रखिए, लैक्टोबैसिलस। तो अगला क्वेश्चन है ईस्ट का कोशिकाओं के किण्वन में क्या योगदान है। तो ईस्ट में जाइमेज तथा इन्वर्टेज एंजाइम होते हैं और इस कवक की कोशिकाएं किण्वन की प्रक्रिया से शर्कराओं को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा एल्कोहल बनाती हैं और ब्रेड एवं शराब बनाने में भी इसका योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है वो सिरका उत्पादन में जो है किन जीवाणुओं का उपयोग होता है। तो सिरका जो है सिरका कहें या एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। तो ये एस्टिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH।
शर्करा के घोल का जो है माइक्रोडर्मा एसीटी अथवा एसिटोबैक्टर एसीटी नामक जीवाणु द्वारा किण्वन कराया जाता है। तो तभी जो है गन्ना का रस जो रखिए तब तक उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, तब तक है जो सिरका उठेगा नहीं। तो ये है एसिटोबैक्टर एसीटी जो नामक जीवाणु होता है। जब ये जीवाणु जब उसमें आ जाएगा तभी जो है सिरका जो है बढ़िया स्वाद में आएगा, जब खट्टा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेनिसिलिन की खोज किसने की और यह किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर 1929 में की थी और यह एक प्रतिजैविक है जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कृषि में जैव उर्वरक का क्या महत्व है। तो लिखिए। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जीवाणु कवक आदि अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा में जो है पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करते हैं और इसे जो है जैव उर्वरक कहलाते हैं। जो वृद्धि करते हैं, जो पोषक तत्व की जो मात्रा में वृद्धि करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर है 9वां चैप्टर, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखिए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है या काटता है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। तो जो है डीएनए अणु को जो है काट कर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। तो जो एंजाइम जो होता है, ये डीएनए वैसे में छोटा पदार्थ होता है और उसको जो है बांका कुदार बांका हंसिया से थोड़ी ना काटेंगे डीएनए को। तो इसी एंजाइम से जो है डीएनए अणु को काटा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये प्लाज्मिड हो गया। और अगला क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर पर टिप्पणी लिखिए। तो बायोरिएक्टर व्यावसायिक दृष्टि से वंचित उत्पाद के लिए अधिक उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा 100 से 1000 लीटर तक संवर्धन का संशोधन किया जाता है। और बायोरिएक्टर एक बड़े पात्र के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों या तथा एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये बायोरिएक्टर पर टिप्पणी हो गई। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग पर टिप्पणी लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग पर टिप्पणी आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में हुई असाधारण प्रगति ने जो है जैव प्रौद्योगिकी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र आनुवांशिक अभियांत्रिकी को जन्म दिया। जीन या आनुवांशिक अभियांत्रिक तकनीक के सहयोग से किसी एक प्रजाति के जीवों के आनुवांशिक वाहक जीन का प्रत्यारोपण अन्य प्रजाति के जीवों में किया जाता है। वंचित गुणों युक्त जीव प्राप्त किए जाते हैं। तो अगला चैप्टर है 10वां चैप्टर। इसमें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बीटी फसल पर जो टिप्पणी लिखिए। तो इस बीटी फसल क्या है, तो बीटी फसल जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही है जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पादप जातियों के पीड़क प्रतिरोधी होते हैं। बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो बैसिलस थ्योराजेंसिस जीवाणु से निर्मित होता है। तो ये बीटी फसल पर टिप्पणी हो गई। अगला क्वेश्चन है, बायोपायरेसी क्या है। तो बायोपायरेसी क्या है, तो विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों या अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधन का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना अनाधिकृत रूप से संसाधन का प्रयोग करते हैं, तो यह बायोपायरेसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसजेनिक जंतु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। तो इसमें जो भी टिप्पणियां हैं आप इनको अच्छी ढंग से देखिएगा, इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 29 फरवरी अभी जो है ज्यादा समय नहीं है, आप इनको रट लीजिए या जितना भी करिए ये रट्टा मारिए, याद कर लीजिए।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है ट्रांसजेनिक जंतु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें जो है ऐसे जंतु जिन्हें उनके आनुवंशिक संगठन में जो है आनुवंशिक अभियांत्रिक द्वारा परिवर्तित करके विकसित किया जाता है। आनुवंशिकतया रूपांतरित जीव या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। तो ये हो गए। अब इस चैप्टर को जो है समाप्त करते हुए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। लेसन 11 जीव और पर्यावरण। अब जो ज्यादा चैप्टर नहीं रह गए हैं, 3 चैप्टर रह गए हैं, तो आप इसको आप ज्यादा परेशान मत होइए। इसमें हम आप जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही बता रहे हैं। तो नंबर जो है 70 नंबर का पूर्णांक आता है, तो इसमें आप लोगों के 50 नंबर तो पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। तो पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं लेसन 11 के जो जीव और पर्यावरण से। अगला क्वेश्चन है 11वें चैप्टर का कि बायोस्फीयर क्या है। तो इसको आप देखिए। तो बायोस्फीयर क्या है। तो बायोस्फीयर जैवमंडल का जो पृथ्वी का वह भाग है, जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ सजीव निवास करते हैं। यह स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल में विद्यमान होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन है इकोटोन क्या है। तो इकोटोन क्या है। दो पारतंत्रों के मिलाने पर बना संक्रमण क्षेत्र, समझिएगा इसको। तो दो पारतंत्रों को मिलाने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों पारतंत्र के जीव मिलते हैं उसे इकोटोन कहते हैं। तो इस तरह की जो परिभाषाएं हैं आप इनको अच्छी ढंग से समझिएगा। तो अगला क्वेश्चन है सहजीवी से आप क्या समझते हैं। सहजीवी क्या होते हैं। तो यह दो भिन्न जातियों के मध्य एक प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध है जिसमें जो है दोनों जीवों या किसी एक को ही लाभ होता है, परंतु दोनों में से हानि किसी को भी नहीं होती है। जो उदाहरण के तौर पर है लाइकेन। तो ये सहजीवी हो गया। और परजीवी हम बोल रहे हैं उसको समझिएगा। परजीवी यानी कि दूसरे पर जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जुआ है, लीक, किलोनी, इस तरह के जो ये जीव हैं ये दूसरे पर ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें जो है लाभ आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपका खून तो जरूर पी जाएंगे। तो इस तरह के जो जीव होते हैं परजीवी होते हैं, दूसरे पर जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे पर ही जो है आश्रित रहते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर जो है 12वां चैप्टर है। इसको देखिए, 2 चैप्टर बचे हैं उनको देखते चलिए। अगला चैप्टर है 12वां चैप्टर है पारतंत्र संरचना। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को जो स्वघोषी कहते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा परहरित की उपस्थिति में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल द्वारा भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होती है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र की जो है परिभाषा की लिखिए। मैं 2 बार लिख गया, इसको आप काट दीजिएगा। तो वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है और पारतंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया का आंसर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है पादप वन संरक्षण के उद्देश्य। तो उद्देश्य लिखिए। तो पादप वन संरक्षण के उद्देश्य निम्न है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना और दूसरा है पादप एवं जंतुओं के जीन पूल को सुरक्षित रखना। तो इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। आप जो है ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हमने नहीं बताए हैं जो बेफालतू वाले हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चन इसमें हमने बताए हैं आप इनको रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, जिस प्रकार जो भी करें। 29 जो हमने जो भी इस वीडियो में आप लोगों को बताया है आप इसको अच्छी ढंग से पढ़ लीजिएगा। हम आप लोगों को दोबारा में वीडियो दिखा रहे हैं, आप इसको है स्क्रीनशॉट करते हुए चले जाइए। जो भी आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आप लोग है स्क्रीनशॉट करते चले जाइए, स्क्रीनशॉट करते रहिए। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप इनको स्क्रीनशॉट करते रहिए, स्क्रीनशॉट करते रहिए, स्क्रीनशॉट करते रहिए, स्क्रीनशॉट करते रहिए, स्क्रीनशॉट करते रहिए मेरे भाई, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 5वां चैप्टर हो गया, 6ठा चैप्टर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट करते रहिए।
वीडियो को रोक कर जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आप है जो इतने भी स्क्रीनशॉट करके आप इतना जो है रट्टा मार लीजिए, पढ़ लीजिए, जिस प्रकार से जितना भी करिए याद कर लीजिए। तो आप जो है इतना याद कर लेंगे तो आपके जो है 70 में आपको जो है इसमें से 50 नंबर तो आपके जो है पक्के मिल जाएंगे, इतना याद कर लेंगे। हो गया, ये हो गया। आप जो भी चैप्टर थे जितने भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो अब इतना तो हमने इस वीडियो में बता दिया। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जो भी इसमें हमने आप लोगों को बताया है, अब जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है बायोलॉजी में, जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं डायग्राम, वो भी हम आप लोगों को बता देंगे कौन कौन से आप डायग्राम तैयार करने हैं, तो आप उनको भी तैयार कर लीजिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।